नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग सीटेट की बाल विकास और मनोविज्ञान श्रृंखला की चैप्टर नंबर 4 समाजीकरण की प्रक्रिया को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको मेरे चैनल द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उससे संबंधित नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण विकास की प्रक्रिया, समाजीकरण विकास की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब एक अबोध शिशु अपनी माँ, परिवार के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ कोई संपर्क सूत्र बनना प्रारंभ कर देता है और फिर यह कार्य अनवरत रूप से जिंदगी भर चलता रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है और अपने माँ के संपर्क में आता है और अपने भावनाओं को व्यक्त करना लगता है और माँ की भावनाओं को समझने लगता है, वहीं से बालक का समाजीकरण अर्थात सोशलाइजेशन प्रारंभ हो जाता है। और सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। सामाजिक व्यवहार के विकास की प्रारंभिक अवस्था में, सामाजिक व्यवहार के विकास के प्रारंभिक अवस्था में शिशुओं में नकारात्मक सामाजिक गुणों जैसे दब्बूपन, लज्जाशीलता, ईर्ष्या, प्रतिद्वंदिता प्रवृत्ति आदि गुणों का बोलबाला रहता है। परंतु धीरे धीरे जब वह बाल्यावस्था में पदार्पण करता है तो उसमें सकारात्मक सामाजिक गुणों जैसे सहयोग, सहानुभूति, सामाजिक नियमों एवं मूल्यों को सम्मान देने की प्रवृत्ति अच्छी तरह विकसित होती है और उनकी सामाजिक दुनिया काफ़ी बड़ी और विस्तृत होती जाती है। जैसे ही वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है, वैसे ही सामाजिक विकास की दृष्टि से वह अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छूने की दिशा में बढ़ने लगता है। इसीलिए किशोरावस्था को प्रायः अत्यधिक सामाजिक चेतना, बढ़ते हुए सामाजिक संबंधों और प्रगाढ़ मित्रता की अवस्था की संज्ञा दी जाती है। इस अवस्था के अंत तक बालक विशेष में पर्याप्त रूप से सामाजिक परिपक्वता विकसित हो जाती है। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। हालांकि यह देखा जाता है कि जन्म के बाद जो बालक होता है उसकी विभिन्न अवस्थाओं में जो सामाजिक विकास होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु इसको एक संक्षेप में हम निम्न रूप में सूचीबद्ध कर सकते हैं। शैशवावस्था में सामाजिक विकास। इस काल में बालक की सामाजिक विकास संबंधी विशेषताएं इस प्रकार होती हैं। उसमें बालक में स्वयं केंद्रित भावना आ जाती है, माता पिता पर आश्रित रहता है, सामाजिक खेल का विकास होता है, स्पर्धा की भावना जन्म लेती है, मैत्री और सहयोग बढ़ता है और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने की आशा बढ़ती है। हरलाक महोदय ने पहले 2 वर्षों के दौरान होने वाले सामाजिक विकास को निम्न रूपों में सूचीबद्ध किया है। प्रथम माह में बालक मानव और अन्य ध्वनियों में अंतर करना समझ जाता है। दूसरे माह में मानव ध्वनि को पहचानना और व्यक्तियों का मुस्कान के साथ स्वागत करना प्रारंभ कर देता है। 3 माह का जो शिशु होता है अपनी माता को पहचानना प्रारंभ कर देता है और उससे दूर होने पर दुखी होने लगता है। 4 माह का जो शिशु होता है वो व्यक्तियों के चेहरे को पहचानने लगता है। 5 माह का जो शिशु होता है वो प्यार या क्रोध की आवाज़ को समझने लगता है। 6 और 7 माह की अवस्था होने पर परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करने लगता है। 8 और 9 माह के में होने पर अपनी ही परछाई के साथ खेलने लगता है, उसे चूमने लगता है और देखने में बहुत ही आनंददायक लगता है ऐसे पल। और 8 माह का जो बालक होता है 24 माह अर्थात 2 साल का जब बच्चा होता है तो वह बड़ों के विभिन्न कार्यों में हाथ बटाने का प्रयास करने लगता है। आगे अब हम लोग देखेंगे कि बाल्यावस्था में क्या सामाजिक विकास होता है बालक का। इस आयु वर्ग में बालक के सामाजिक विकास के कई महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिलते हैं। बालक में कई सामाजिक परिवर्तन आ जाते हैं। इन परिवर्तनों को हम निम्न ढंग से सूचीबद्ध कर सकते हैं। जैसे छोटे समूहों में बच्चा खेलने लगता है,
दूसरों से स्नेह की अपेक्षा करने लगता है। अपने दल के प्रति अर्थात जिस टीम में वो है खेल खेल रहा है उसके प्रति उसकी वफादारी उसमें आने लगती है, सहयोग की भावना बढ़ जाती है, आदतों का निर्माण होता है, वो चाहे अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत है, लेकिन आदतों का निर्माण इसी बाल्यावस्था में होता है। लिंग विभाजन का समय हो जाता है, वो समझने लगता है कि लड़कियां हैं, लड़के हैं, लड़कों के साथ में रहना है, मित्रों का चुनाव करने लगते हैं, सामाजिक सूझ का विकास होता है। इस उम्र में नेता बनने की अर्थात टीम के लीडर बनने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है और अपने मनपसंद कार्यों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, रुचि लेने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। सामाजिक विकास की दृष्टि से अब किशोर की रुचि परिवार से हटकर बाहरी दुनिया की तरफ मुड़ जाती है। कब? किशोरावस्था में। वह एक बार वो अपने माता पिता के प्रति कठोर व्यवहार अपना सकता है, लेकिन अपने संगी साथियों को नहीं छोड़ सकता। ऐसे व्यवहार बन जाते हैं किशोरावस्था में। माता पिता की सलाह में उसे अपनी आलोचना ही दिखाई पड़ती है। वह आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करता, बल्कि अपनी बात मनवाने के लिए जिद पर अड़ा रहता है। वह उनकी विचारधाराओं से समझौता नहीं करता तथा उन्हें चुनौती देता है। साथ ही साथ उसमें धार्मिक भावनाएं तथा सामाजिक चेतना का भी उदय होने लगता है। वह समूह बनाता है तथा अपने आप को उसी में अधिक संतुष्ट पाता है। इसीलिए वह अपना अधिकांश समय घर से बाहर ही गुजारता है। लेकिन कुछ किशोर अपने भविष्य के प्रति अधिक सजग रहते हैं तथा अधिकांश समय पढ़ने लिखने में ही लगाते हैं। इस अवस्था में किशोर अपने लिए आदर्श चुनता है, और वह आदर्श क्या हो सकता है? अध्यापक हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, या कोई फिल्मी कलाकार हो सकते हैं। उसकी इस भावना को सही दिशा न मिलने पर उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इस प्रकार हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास निम्न बिंदुओं में होता है। किशोरों में सामाजिक चेतना का विकास तीव्र गति से होता है। किशोर अपने वातावरण के प्रति अधिक सजग रहते हैं। किशोर के सामाजिक विकास में उनके शरीर का अधिक योगदान होता है, अर्थात जो किशोर कमजोर, बीमार, अंगहीन तथा शारीरिक रूप से दोषयुक्त होते हैं, उन्हें कोई अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता। वह इस अवस्था में किशोरों को यह ज्ञान हो जाता है कि उनकी सामाजिक मान्यता किस स्थान पर है और किस स्थान पर नहीं है। किशोरों को यह अनुभव होने लगता है कि उनके माता पिता उनको उचित प्रकार से नहीं समझते और वे उन्हें उचित स्वतंत्रता नहीं देते। किशोरावस्था में यौन विकास के कारण लड़के लड़कियां आपस में मिलना, बात करना तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहते हैं। किशोरावस्था में समान रुचि के किशोरों में मित्रता का विकास होने लगता है। किशोरों में एक जैसा अभिवृत्तियां, रुचियां उत्पन्न होने लगती हैं। माता पिता तथा परिचित व्यक्तियों से अपनी प्रशंसा सुनना, रूठना व अपनी बात मनवाना उनका ध्येय हो जाता है। किशोरों में सामाजिकरण से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती है, जिसको हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं कि समूहों का निर्माण करने लगते हैं, समूहों में रहने लगते हैं। समूहों के प्रति उनकी बहुत ही भक्तिभाव रहती है। विद्रोह की भावना भी रखते हैं। अगर माता पिता कुछ कहते हैं तो उनसे विद्रोह करने की भावना भी उनके अंदर आ जाती है, लेकिन अपने समूह से अलग हटने की बात नहीं आती है। मैत्री भावना का विकास अपने साथियों के साथ रहती है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का लक्षण दिखने लगता है। सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए उत्सुक रहने लगता है। व्यवसाय के चयन में रुचि दिखाने लगते हैं। सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास उनके अंदर आ जाती है। आगे हम लोग देखेंगे कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। विभिन्न अवस्थाओं में जो बालक का सामाजिकरण होता है, ये कई कारकों से प्रभावित होता है। उसके अनेक कारक होते हैं। तो बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान देने वाले जो महत्वपूर्ण कारक है, उसको हम निम्न बिंदुओं द्वारा देख सकते हैं हम लोग। उसका प्रमुख कारक है एक पहला विद्यालय। विद्यालय से बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करने महत्वपूर्ण कारकों में पहला है विद्यालय। बालक के सामाजिक विकास में विद्यालय का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। विद्यालय में बालक को अन्य बालकों, अध्यापकों से मिलने जुलने व परस्पर सहयोग करने तथा विभिन्न प्रकार की सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने के अवसर मिलते हैं, जो उसके सामाजिकरण की दिशा को निर्धारित करते हैं। इससे उन्हें परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया करने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। टॉमसन महोदय का कहना है कि विद्यालय बालकों का मानसिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है तथा स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण देता है। टीपी डन महोदय कहते हैं कि एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं।
जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिकता की निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि विद्यालय बालक के विकास में निम्न प्रकार से योगदान देता है। बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है। विद्यालय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करता है। विद्यालय व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विद्यालय में समाज के आदर्शों, विचारधाराओं का प्रसार होता है एवं शिक्षित नागरिकों के निर्माण में योगदान देता है। विद्यालय के द्वारा मनोविज्ञान ने बालक की दृष्टिकोण में बदलाव लाने में सहायता दी है। इसलिए विद्यालय सूचना के बजाय बालकों को अनुभव प्रदान करते हैं। आधुनिक विद्यालयों ने बालकों का दृष्टिकोण विश्व के संदर्भ में विकसित किया है। आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। उस पवित्र वातावरण में बालकों में पवित्र भावना का सृजन होता है जिससे उनका व्यक्तित्व संतुलित होता है। आज विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इन्हें लघु समाज कहा जाता है। जॉन डीवी महोदय ने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, अर्थात स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। अब हम समझ सकते हैं कि अगर विद्यालय समाज का लघु रूप है तो कितना अधिक महत्वपूर्ण है समाज के लिए। आइए अब हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं कि अध्यापक बालक के समाजीकरण में किस प्रकार की भूमिका निभाता है। बालक के सामाजिक विकास पर उसके अध्यापकों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। छात्र अपने अध्यापक से उसी समान व्यवहार करना सीखते हैं जिस प्रकार का व्यवहार शिक्षक करता है। यदि अध्यापक शांत, शिष्ट तथा सहयोगी होता है तो छात्रों में भी शिष्टता, धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि शिक्षक अशिष्ट हो, क्रोधी हो तथा असहयोगी हो तो छात्र भी उसी के समान बन जाते हैं। अत्यधिक सरल व्यक्तित्व वाले अध्यापक छात्रों को अनुशासन में नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण ऐसे अध्यापकों के छात्रों में अनुशासनहीनता एवं उद्दंडता की भावना विकसित हो जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बालक के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता से ज़्यादा अध्यापक को मानता है, अध्यापक को अपना रोल मॉडल मानता है, इसलिए वो अध्यापक जैसा ही बनना चाहता है। और अगला पॉइंट है, लोग देखेंगे किसी भी बालक के विकास समाजीकरण को प्रभावित करने वाला परिवार, क्योंकि ये कहा जाता है कि बच्चा अपना दैनिक दिनचर्या का जो जीवन समय होता है उसका अधिकांश समय परिवार में व्यतीत करता है। इसलिए बालक के समाजीकरण में उसके परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाजीकरण का जो प्रारंभ होता है वो परिवार से होता है। परिवार का वातावरण यदि सांस्कृतिक है, सदस्यों का आचरण, शिक्षा स्तर, आर्थिक स्तर, पारिवारिक संरक्षण, सहयोग, पालन पोषण आदि का बालकों के सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालक अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के जैसा आचरण तथा व्यवहार करने का प्रयास करता है। मोंटेसरी ने बालकों के सामाजिक विकास के लिए परिवार के वातावरण और परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है। इसीलिए उन्होंने विद्यालय को बचपन का घर कहा है। मोंटेसरी का कहना है कि विद्यालय बच्चों के बचपन का घर है। रेमंड महोदय के अनुसार घर ही वह स्थान है जहाँ की महान गुण उत्पन्न होते हैं और समान विशेषताएं सहानुभूति होती हैं। घर में घनिष्ठ प्रेम की भावना का उनका विकास होता है और यही बालक उदारता, अनुदारता, निस्वार्थ और स्वार्थ, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य, परिश्रम और आलस्य में अंतर करना सीखता है। बालक के घर का सामाजिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके सामाजिकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट होता है कि घर बालक की प्रथम पाठशाला है। वह घर में वे सभी गुण सीखता है जिनकी पाठशाला में आवश्यकता होती है।
बालकों को घर पर नैतिकता और सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है। समायोजन तथा अनुकूलन के गुण विकसित होते हैं। सामाजिक व्यवहार का अनुकरण करना सीखता है। उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योगदान होता है। बालक की व्यक्तित्वता विकसित होती है, अर्थात उसकी पर्सनालिटी विकसित होती है कि बालक भी एक महत्वपूर्ण इंसान है। उसकी व्यक्तित्वता, पर्सनालिटी अर्थात उसका भी इस समाज में, इस घर में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस चीज़ का विकास होता है। प्रेम की शिक्षा मिलती है घर में। घर के द्वारा बच्चों में सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन के गुण विकसित होते हैं। घर बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करता है। प्लेटो महोदय का कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कर दीजिए। आइए आगे हम देखते हैं कि बच्चों के समाजीकरण पर खेल का क्या प्रभाव पड़ता है। खेल के द्वारा बालक का समाजीकरण किस प्रकार होता है। जिस प्रकार कवि अपने आप को कविता लिखने से तथा गायक गाने से नहीं रोक सकता, उसी प्रकार बालक अपने आप को खेल से नहीं रोक सकता। खेल को बच्चे की रचनात्मक, जन्मजात, स्वतंत्र, आत्म प्रेरित, स्फूर्तिदायक, स्वलक्षित और आनंददायक प्रवृत्ति कहा जाता है। खेल क्रियाओं के द्वारा बालक को आत्माभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। इसीलिए खेल का बच्चे के समाजीकरण में एक विशेष स्थान है। अधिकांश खेलों में मुख्यतः साथियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनका स्वभाव मुख्यतः सामाजिक हो जाता है। इसलिए खेल क्रियाओं द्वारा बच्चे में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अन्य बच्चों के साथ खेलने से बच्चे अपरिचित लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करना तथा उन संबंधों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। समूह द्वारा अपनाए जाने तथा उसमें लोकप्रिय होने पर बच्चे में सुरक्षा की भावना आती है, जो कि समाजीकरण के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। कई खेल क्रियाओं में बच्चे अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं तथा अपने साथियों को भी ध्यान में रखते हुए उनकी इच्छाओं का टालना या उन पर नियंत्रण कर लेना सीख लेते हैं। जो बच्चे दूसरे बच्चों के खिलौने छीन कर स्वयं खेलते हैं, उन्हें शीघ्र ही यह पता चल जाता है कि उनके इस प्रकार के व्यवहार से दूसरे बच्चे उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते। इससे अपने स्वार्थ को त्याग कर सबके साथ मिलजुल कर रहने की भावना का विकास उनके अंदर होने लगता है। इसके अतिरिक्त बच्चे जब समूह में खेलते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। इसमें उनमें एकता और सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। यही मिलजुल कर खेलने की भावना आगे चलकर मिलजुल कर रहने की भावना में बदल जाती है। यही नहीं, छूट मूट के काल्पनिक खेलों जैसे अध्यापक अथवा माँ बाप की भूमिका निभाना आदि के माध्यम से बड़ों के प्रति जो कुछ भी उनमें शत्रुता की भावना होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। खेल बच्चे के नेता के नेतृत्व में खेलते हैं किसी नेता के, इससे उसमें नेतृत्व करने की भावना का विकास हो जाता है। बच्चे एक दूसरे की भावनाओं को आदर करना सीख जाते हैं। दूसरे के वो गुण जो औरों के द्वारा सराहे जाते हैं, जिसके कारण वे नेता कहलाते हैं। बच्चों में उन गुणों को अपनाने की इच्छा खुद ब खुद जागृत हो जाती है कि जो नेता बन रहा है बच्चा, उनमें जो गुण है जिसके कारण उसकी प्रशंसा हो रही है, हम भी अपने अंदर यदि उन गुणों का विकास करेंगे तो मेरी भी प्रशंसा होगी। खेल में सब बच्चे नेता के कहने के अनुसार चलते हैं। इससे क्या होता है कि समूह के नियमों को मानना आवश्यक हो जाता है। इससे बच्चे अनुशासन में रहना सीखते हैं और यही अनुशासन उनकी आगे की जिंदगी में उनसे अनुशासित बनने की प्रेरणा देती है। समूह में खेलने के कारण बच्चे में हम की भावना पैदा होती है। और खेल में बच्चा यह कभी नहीं कहता कि मैं जीतूंगा, वो हमेशा यही कहता है कि हम जीतेंगे। यह भावना बच्चे के समाजीकरण में बहुत सहायक सिद्ध होती है। इससे बच्चे दूसरों के लिए काम करना सीखते हैं। खेल में हार व जीत दोनों ही होते हैं। बच्चे जीत से तो प्रेरित होते हैं, लेकिन ये हार को भी स्वीकार करना सीख जाते हैं। इससे बच्चों में दूसरों के गुणों को स्वीकारना, उनकी प्रशंसा करना तथा हार को सहन करना आता है, और जिससे वे अपनी ज़िंदगी में आगे चलकर कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबतें आती हैं, बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, बड़ी से बड़ी हार झेलते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की तमन्ना लेकर के फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और यह भी देखा गया है कि जिन बच्चों को खेलने का अवसर नहीं मिल पाता है या बहुत कम मिलता है, उन्हें दूसरे बच्चों के साथ समायोजन स्थापित करने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे अक्सर स्व केंद्रित हो जाते हैं तथा संवेदनशील व दूसरों पर संदेह करने वाले भी होते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियां समाजीकरण में तो बाधा डालती ही है, बच्चे के संवेगात्मक विकास पर भी काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इसलिए बच्चे के सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेना अति आवश्यक है।
समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं उसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया कि उनका समाजीकरण में क्या योगदान होता है। महत्वपूर्ण योगदान जैसे परिवार है, घर है, विद्यालय है, खेल है, इनका क्या योगदान होता है। अब हम देखेंगे कि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने केवल पॉजिटिविटी देखा है, अब यहाँ पर उसकी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों को देखना होगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस को। तो आइए देखते हैं। उसमें फर्स्ट है सामाजिक प्रभाव, सोशल इफेक्ट। समुदाय का प्रत्यक्ष प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर उसका समाजीकरण होता है। अधिकार तथा कर्तव्यों के ज्ञान के साथ साथ स्वतंत्रता की अनुशासन की जानकारी भी उन्हें इसी समाज से प्राप्त होती है। सेकेंड पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल इफेक्ट। समुदाय बालक पर राजनीतिक प्रभाव भी डालता है। विद्यालयों में छात्र को संघों के माध्यम से राजनीतिक संरचना का अनुभव प्राप्त होता है तथा समाज के राजनीतिक वातावरण के लिए भी तैयार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक प्रभाव। समुदाय की आर्थिक स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यालयों तथा बालकों पर प्रकट होता है। संपन्न समुदायों में विद्यालय आकर्षक होते हैं और उसमें पढ़ने वाले छात्रों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का स्तर जिला परिषदों के विद्यालयों से इसी कारण भिन्न देखने को मिलता है। सांस्कृतिक प्रभाव। प्रत्येक समुदाय की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, उसका प्रभाव वहाँ के विद्यालयों तथा छात्रों पर पड़ना स्वाभाविक होता है। बोलचाल, व्यवहार, शब्दावली तथा शैली का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उनके ऊपर दिखाई पड़ता है। सामुदायिक प्रभाव। समुदायों में यदि एक से अधिक संप्रदाय के लोग रहते हैं तो उनमें समरसता यदि नहीं है तो समाज के विद्यालयों का वातावरण दूषित हो जाता है। लेकिन अगर विभिन्न संप्रदायों में समरसता है, एकजुटता है, तो यही समरसता और एकजुटता जो विद्यालय में दिखाई पड़ता है वो बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वभौमिक मांग। समुदाय विद्यालयों तथा शिक्षा की सार्वभौमिक मांग को पूरी करते हैं। शिक्षा का प्रथम प्रसार के लिए विद्यालयों की मांग बढ़ रही है और समुदाय उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा का विकास। समुदाय प्राय अपने छोटे छोटे बालकों के लिए सामुदायिक प्रसार विद्यालय खोल रहे हैं। इस प्रकार उन्हें की प्रारंभिक शिक्षा का विकास होता है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा का विकास भी समुदाय के द्वारा हो रहा है। यहाँ तक कि भारतीय समुदाय ने उच्च शिक्षा के लिए के विकास पर भी काफ़ी बल दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घर, विद्यालय तथा समुदाय बालक के विकास को पृथक पृथक नहीं बल्कि समन्वित रूप से एक प्रकार से काफ़ी प्रभावित करते हैं और किसी भी बालक के सामाजिक विकास में, समाजीकरण की प्रक्रिया में घर, विद्यालय, समुदाय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और साथ ही साथ इसमें खेल के महत्व को हम अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि खेल वह विधि है जिसके द्वारा किसी भी बालक को समाजीकरण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। हमने देखा कि खेल के द्वारा बच्चों के अंदर कितनी अधिक भावनाओं का विकास होता है। इस प्रकार यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, जो लेसन नंबर 4 था, समाजीकरण की प्रक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे अंत में यही एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना सकूं, इसके लिए निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। जय हिंद, जय भारत।